हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएलएम की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने एसएलएम की बाकी यूनिट्स नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी यूनिट वहां से मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। और आपका जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें टाइम को कैसे मैनेज करें इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट मैसेज में अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इस यूनिट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में और स्कूल एजुकेशन की मैनेजमेंट को हम कैसे कवर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसका मीनिंग। साथ में TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, ये सब पढ़ेंगे। देन हम SCERT NCERT डाइट का क्या क्या रोल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या रोल प्ले करती है हमारी एजुकेशन में। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कूल को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे देखा जाता है। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा हाउ स्कूल वर्क एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है, फिर स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शो करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड जो है ये ऑर्गेनिज्म से बना है, जिसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ऑर्गेनिज्म वर्ड से डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क बोल लो आप, या फिर एक ह्यूमन एसोसिएशन बोल लो, पर्टिकुलरली जो मिलके वर्क करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अब जैसे स्कूल है, स्कूल का अल्टीमेट गोल है ही क्या। स्कूल जो है बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को एक ऊंचाई तक लेके जाना चाहता है, उनको डेवलप, उनको ग्रोथ, उनके अंदर नॉलेज, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना चाहता है। तो ये गोल हमारे स्कूल का है। तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम करती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, स्कूल के टीचर्स हो गए, स्टाफ मेंबर्स हो गए और बाकी अदर स्टेट अथॉरिटीज़ वगैरह हो गई, बुक बनाने वाली अथॉरिटी हो गई, सारी अथॉरिटी मिलके बच्चों के लिए वर्क करती है और बच्चों को एक लेवल तक लेकर जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मतलब एक ह्यूमन एसोसिएशन होती है मिलके ताकि एक कॉमन जो गोल है उसको अटेन कर सके। उसके बाद कुछ फीचर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि नंबर 1 ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए होता है रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 जो है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हमारे को पता होती है इसके थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं जिससे वो अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देन आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ हमें रहना है। हाई मोरल। उसके बाद डेवलपमेंट होती है, हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है और एक्सपेंशन होता है। जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे हम अपने आप को एक्सपेंड करते चले जाएंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर कोई चेंजेस ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चेंजेस लाए जा सकते हैं। और हाई सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो किसी पर्पज़ के लिए करें, गोल को अचीव करने के लिए करें, तो उसमें हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हाई होना चाहिए। इसी के बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। इंस्टीट्यूशन एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और इंस्टीट्यूशन में भी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, हम जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं और ह्यूमन जो है मतलब जो भी पीपल है, जो भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है और अपना जो भी उसका टास्क होता है वो कंप्लीट करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, उसमें भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, बट एक सेट ऑफ नॉर्म्स को, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। अब जो हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन की भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन इज द एस्टैब्लिश्ड फॉर्म और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी में जो भी वो अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, वही हमारे इंस्टीट्यूशन का काम होता है। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स ध्यान रखेंगे। एक इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल और रिटन रूल्स होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को पहले से ही रिटन फॉर्म में या ऑरल फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देता है। उसके अकॉर्डिंग ही इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स उस पर वर्क करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रिस्क्राइब
रिटन रूल्स होते हैं। देन इनफॉर्मल और अनरिटन कॉन्स्टेंट्स, कुछ जो है ऐसी ह्यूमन रिलेशनशिप, जैसे अब हम लोग हैं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही चीज़ को फॉलो करें, तो हमारे आपस में भी कुछ फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप बनते हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है अगर उनको प्रॉपरली वर्क नहीं किया जाता, उनके ऊपर जो नॉर्म्स वगैरह फॉलो नहीं होती है उनके थ्रू, तो उनको जो है एनफोर्समेंट में नहीं रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें इंस्टीट्यूशन पे वर्क करना होता है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, यूनिवर्सल होता है, नीड सेटिस्फाई करता है, और जो है परमानेंट होता है बेसिकली, और एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है, वो दिखने की बात नहीं होती, दिखती नहीं है वो चीज़ें, बट स्टिल हम जो सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। देन आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इकट्ठाई। ऑर्गेनाइजेशन आर द एक्टर्स और प्लेयर्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बाउंड बाय अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस है, जब सब मिलके एक बाउंड हो जाते हैं कि हमें ये काम करना है और सब मिलके एक ही तरफ जा रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हम स्कूल को एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे मिलके, उनका मेन पर्पस क्या है, लर्न करना, और सभी एक पाथ पे चल रहे होते हैं। कॉमन पर्पस होता है लर्न करना। और अगर हम बात करें यहीं पे इंस्टीट्यूशन की, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या रूल्स, पर्पस, वो सब हम फॉलो करते हुए चलते हैं, तो सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करता है। देन आ जाता है हमारा स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा एक डेफिनेशन आती है, द कैपेसिटी, स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में द कैपेसिटी और प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, इस डेफिनेशन के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि बेसिकली हम अपनी कैपेसिटीज़ पे काम करते हैं और हम एक कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में, अब स्कूल तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा, तो स्कूल को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, 5 डिसिप्लिन्स को एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट है जो ये 5 के 5 डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, क्योंकि ये पेपर में रिपीट हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो 5 प्रिंसिपल्स, 5 डायमेंशंस को ये फॉलो करता है। पहला, सिस्टमैटिक थिंकिंग, सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें होती है। पर्सनल मास्टरी, देन आ जाता है मेंटल मॉडल, मीन्स जो है छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे जो है अपनी सारी चीज़ों को गेन करता हुआ चला जाता है। टीम लर्निंग, इकट्ठा सब लोग मिलके लर्न करते हैं। देन शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन मतलब एक पर्सन जो विजन को लेकर चल रहा है, सभी लोग उसके साथ उस कॉमन पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे और एक कॉमन गोल तक लास्ट में हम पहुँचेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स पे, 5 प्रिंसिपल्स पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। देन आ जाता है हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अच्छे से मतलब सारी एक्टिविटीज़, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलता है। विजन होता है, कोई गोल होता है। कोलैबोरेशन के साथ सब काम करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में। हम ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स भी लेते हैं, रिस्क भी लेते हैं। जैसे कि कोई भी काम शुरू होता है, कोई भी बिजनेस शुरू होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, प्लान करके चलते हैं, ताकि हमें जो है एक जो गोल है हमारा, मे बी प्रॉफिट हो, मे बी सक्सेस हो, जो भी हो, तो उस गोल तक अचीव कर पाए। तो विजन और एक गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम न्यू इनिशिएटिव्स भी लेते हैं और कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्निशन एंड रीइंफोर्समेंट मिलती है, जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, जब भी हम किसी गोल की तरफ चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो होती जा रही है और मेरा गोल क्या है, टीचर। तो उस गोल तक पहुँचने के लिए मैं अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करते हैं और लीडरशिप भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को फॉलो करते हैं, जिससे कि कुछ चेंज लाया जा सके। हमने लीडरशिप वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या वहाँ से देख लेना। और उसमें हमने बात भी की है सारी चीज़ें कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर ले, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको संभाल ले। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर ये वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, इसी से स्कूल के बारे में हमने पढ़ा। तो स्कूल को मैनेज कैसे करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कैसी होगी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन
थ्रू विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, उसमें हम लोगों को किस तरह से रिकॉग्नाइज करें और किस तरह से उनसे काम करवा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। हम अपने टाइमली काम, देखो मैनेजमेंट में अगर आप बात करें तो हम चीज़ों को मैनेज करना मतलब टाइमली वर्क को कंप्लीट करने की जो स्किल होती है वो हमारी मैनेजमेंट होती है। अब जैसे कि आप लोग हैं, आपका पेपर है, ठीक है, आपने पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करी हुई है, तो अब जो है आप क्या उस टाइम पीरियड में अपना वर्क, अपना लर्निंग, अपना सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये आपकी मैनेजमेंट को शो करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बेसिकली एक स्किल होती है जिसमें हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, या फिर हम मैनेजमेंट की हर जगह आपको देखने के मिलेंगे, यूनिवर्सल होता है। आप लोग भी अभी अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, मैं भी अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ, ताकि सारी वर्क भी मैनेज होता चला जाए। अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें और भी डेफिनेशंस है। Management is defined for conceptual, theoretical and analytical purposes as that process by which manager create, direct, maintain and operate purposive organization through systematic, coordinated, cooperative human efforts। मतलब ह्यूमन एफर्ट्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, डिसिप्लिन में ला सके और अपनी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर सके, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, एक और मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप देख लीजिए। टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट और टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। देखो यहाँ पे सी याद रख सकते हो, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। तो मीन्स मैनेजमेंट का मतलब ही होता है चीज़ों को प्लान करो, कंट्रोल करो और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करो जिससे कि आपका काम प्रॉपर हो सके। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे आपने मैनेजमेंट का मीनिंग समझा वैसे ही होता है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेज कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम गोल तक पहुंच पाए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, हर आउटलुक में हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर हम एक डिपार्टमेंट, एक चीज़ को मैनेज करें, हमें दूसरी चीज़ को रिलेट करके मैनेज करना पड़ता है, तो मल्टी डायमेंशनल होता है। यूनिवर्सल होता है, इसमें वर्ड लिखा होगा आपकी बुक्स में, मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, परवेसिव मतलब कि यूनिवर्सल होता है, हर जगह पे मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी होती है, सब मिलके करते हैं। एक पर्सन अपना मैनेजमेंट कर लेता है, बट ये ग्रुप में, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, टीचर्स का टाइम टेबल, बच्चे, एवरीथिंग। तो ये सब एक ग्रुप एक्टिविटी बोल दो। ठीक है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल, दिखती नहीं है, ये विजिबल तो नहीं है, टच भी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल ये प्रेजेंट होती है, जिसको हमें एब्स्ट्रैक्ट में, मतलब एकदम अमूर्त फॉर्म में होता है ये, और हम इसको मतलब इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली में टच और फील वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, डायनामिक होता है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में चेंज नहीं आ सकते, मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डायनामिक है। ठीक है, मैनेजमेंट को हम बोथ साइंस और बोथ आर्ट भी बोल सकते हैं। देखो ये हमारी कला ही तो है, हम चीज़ों को अरेंज कर पा रहे हैं, चीज़ों को टाइमली कर पा रहे हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम डिफरेंट डाइवर्स एक्टिविटीज़ को स्कूल में मैनेज करते हैं तो वो स्कूल की मैनेजमेंट हो जाती है। अब स्कूल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें मैनेज करने को हो सकती है, जैसे कि मान लो आपने कितने पीरियड्स देने हैं, कौन सा पीरियड कब लगाना है, कौन से टीचर्स आएंगे, गेम पीरियड होगा, स्पोर्ट्स होगा, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ही हमारा जो हो जाएगा स्कूल में मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म ड्यूअल टास्क, दो टास्क ड्यूअल टास्क परफॉर्म करता है। पहला हैज़ टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स, अंदर स्कूल की सारी चीज़ें इंटरनल को, और साथ में मतलब स्कूल की एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज जो भी स्कूल के अंदर है, और साथ में एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो स्कूल की मैनेजमेंट है, जो बाहर से जिस स्कूल में हेल्प मिलती है, उन सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, ये स्कूल मैनेजमेंट में आ जाता है। देन कुछ फीचर्स है स्कूल मैनेजमेंट के। सबसे पहला, ये एक अप्लाइड ब्रांच है। स्कूल मैनेजमेंट अप्लाइड ब्रांच होती है, गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड, डायनामिक जो हमने पढ़ लिया था। लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखो कोई भी मैनेजमेंट एक अकेला पर्सन नहीं करता है, उसके अंडर सारे लोग, एक लीडर होता है, तो उसके थ्रू जो है सारे लोग अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम इसमें कर लेते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, हमारा एक गोल सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं। आर्ट एज वेल एज एक साइंस के रूप में भी काम करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, हम जो इसके थ्रू सीखते हैं और चीज़ों को बेटर वे में अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्कूल मैनेजमेंट जरूरी है, क्या उसका उद्देश्य है। सबसे पहला, क्वालिटी एजुकेशन। भाई क्वालिटी एजुकेशन ही तो चाहिए मेन। एक्चुअली में स्कूल में हो क्या रहा है, बच्चों को एजुकेशन ही दी जा रही है, तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो रहा है, बच्चा आ रहा है, कोई पीरियड नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई सेंस नहीं आया,
खेला, पढ़ा, चला गया। एक मैनेजमेंट होगी तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपरली रिसोर्स यूटिलाइज कर पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर पाएंगे मैनेजमेंट के थ्रू ही, ठीक है। हम अपने टीचिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, कॉन्जनल एनवायरनमेंट को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, और साथ में स्कूल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी कर पाएंगे और साथ में उसको डेवलप भी कर पाएंगे। और जो है ये कहा जाता है ना कि हम जो है प्लान करके, पहले प्लान करते हैं, फिर डू करते हैं, फिर उसके ऊपर हम चेक करके एक्ट करते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ करनी होती है तो सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है। प्लान करने के बाद हम उस चीज़ पे क्या करेंगे, सीधा कर देंगे नहीं, उसको करने की कोशिश करेंगे, डू, देन हम उसको चेक करेंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो इस प्रोसीजर में जो है हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता है, ठीक है, PDCA की फॉर्म में, PDCA, ठीक है, इस फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अदर एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। पहला आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को मतलब काम को, हमें टास्क को बांटना पड़ेगा इधर इधर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टास्क सबको दे दे। जब भी मैनेजमेंट की बात होती है तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जरूर आता है। मीन्स मैनेजमेंट कब अच्छी होगी, जब हम काम को बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में बच्चे, टीचर सब है, तो सारा काम अगर स्टूडेंट्स को ही दे दे कि स्टूडेंट पढ़ाएगा, स्टूडेंट ही पढ़ेगा, तो मैनेजमेंट नहीं होगी। तो टीचर का काम दिया जाएगा, आपका पढ़ाने का काम है, आपको बुक्स अरेंज करनी है, स्टाफ का काम दिया जाएगा, ऐसे प्रिंसिपल का कुछ काम होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी तो अच्छे से काम होगा। सेकेंड नंबर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ अथॉरिटी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिससे वो उसके अंदर काम करेगा तो अच्छे से इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड होगी जब भी तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब हम बोल दे बच्चों चलो कल आप पढ़ के आना, क्या पढ़ के आना, कैसे पढ़ के आना, एक कमांड होनी चाहिए, तो कमांड। उसके बाद डायरेक्शन, प्रॉपर्ली कमांड की तरह डायरेक्शन होनी चाहिए कि हम इस पर्पस के लिए काम करें, वो पर्पस तो हमें क्लियर होना चाहिए, तो डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट। स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या फिर कम्युनिकेशन एक चेन के रूप में करते हैं। अब क्या हो सकता है, मान लो टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, या टीचर टीचर के बीच में हो रही है, या स्टूडेंट टीचर के बीच में हो रही है, या प्रिंसिपल स्टूडेंट के बीच में हो रही है, तो एक चेन को फॉलो करते हैं। जब हम पहले तो क्या होता है, अपर टू लॉयर, अपर से लोअर जो है हमें कमांड दिया जाता है। मान लो प्रिंसिपल ने टीचर को बोला, टीचर ने स्टूडेंट को बोला, ठीक है, इस तरह से काम चलेगा। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आस्क करना होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बच्चे ने टीचर से कुछ पूछा, टीचर ने प्रिंसिपल से पूछा। अब ये टाइमली हो जाएगा, इसके लिए जो है हम एक स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो सेम लेवल के लोग एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे टाइम बच जाएगा और मैनेजमेंट अच्छी होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी वो चीज़, ठीक है ना। जैसे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इक्विटी, सबको इक्वल हमें रिस्पेक्ट देनी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इनिशिएटिव का चांस होता है, और हमें जो है यूनिटी में एस्पिरिट डी कॉर्प्स एक आपको टर्म मिलेगी बुक में। इसका मतलब होता है यूनिटी के साथ हमें चीज़ों को परफॉर्म करना है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन का टास्क नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए बोला गया था क्योंकि सभी लोग मिलके एकता के साथ जब काम करते हैं तभी जो है वो चीज़ मैनेज हो पाती है। तो मैनेजमेंट के लिए एस्पिरिट डी कॉर्प्स बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ फंक्शंस है मैनेजमेंट के। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम चीज़ों को प्लान करेंगे, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसमें चीज़ों ऐड ऑन करेंगे। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान करने का, हमें ये करना है, उसके बाद इतने लोग चाहिए, ऐसे ऐसे करेंगे, तो प्लानिंग की। उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी रिसोर्सेज है, मनी है, कैपिटल है, जो भी है। उसके बाद स्टाफिंग, लोग भी लाएंगे क्योंकि एक मैनेजमेंट, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन ही कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट करेंगे तो स्टाफिंग की जरूरत होगी। फिर उनको डायरेक्ट करेंगे एंड हर एक चीज़ को कंट्रोल करेंगे, कितनी अथॉरिटी किसको देनी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये 5 प्रोसेस पे हमारा काम चलता है। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में। रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एज अ स्कूल मैनेजर। एक प्रिंसिपल का क्या रोल होता है एक स्कूल के मैनेजर के रूप में, क्या प्रिंसिपल का रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है। दूसरा, प्लानर की तरह वर्क करता है। तीसरा, एक इवेल्युएटर की तरह वर्क करता है, मतलब सबको इवेल्युएट करता है, देखता है कौन सी चीज़ें मैनेज है नहीं है, हर चीज़ सही से हो रही है नहीं हो रही, रिस्पॉन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें। और एक लीडर के रूप में वर्क करता है और साथ में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है। अब ये 5 तो इसके काम हो गए, इन्हीं में भी पॉइंट्स थे, मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम है एक प्रिंसिपल का, वो चीज़ों को देखता है, सबके स्टूडेंट्स का सक्सेस हो, साथ में प्रोफेशनल ग्रोथ हो टीचर का, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले सभी बच्चों को, साथ में सभी टीचर्स को, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। अब एज अ प्लानर वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है स्कूल के, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है एज अ ऑर्गेनाइजर। उसके बाद एज एन इवेल्युएटर वो देखता है कि टीचर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी काम उनको दिया जा रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करता है क्लासरूम में और हर चीज़ों को चेक ऑन करता चलता है। एज अ लीडर क्या करता है, सबको मोटिवेट करता है, एंथुसियास्ट क्रिएट करता है। उसके बाद जो है वो सजेशन देता रहता है कि भाई तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, सपोर्ट करता है, टीम स्पिरिट डेवलप करता है, गुड मैनेजर की तरह काम करता है और एक बैलेंस पर्सनैलिटी को मेंटेन करता है ताकि सभी चीज़ों को वो गाइड कर पाए, ठीक है। उसके बाद एज अ कोऑर्डिनेटर वो क्या काम करता है, स्कूल और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेट करवाता है, साथ में सोसाइटी और स्कूल के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन सब की चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है और साथ में अदर डिपार्टमेंट्स के साथ में। तो ये हो गया टीचर एज अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का रोल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रोल 5 फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लानर, लीडर, लाइजन ऑफिसर, इवेल्युएटर और एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे लाइजन ऑफिसर एक टर्म मिलेगी, उसका मतलब होता है एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करवाता है एक से दूसरी पर्सन के बीच में ताकि एक लिंक बना रहे, वो प्रिंसिपल का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TQM की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें TQM को जानने से पहले एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका विजन होता है उसको डेवलप करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे डेवलप करेगी, जब सभी लोग उसमें अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होंगे और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में अपने टास्क पे कमिटेड होंगे, तो ही इसीलिए तो TQM का कॉन्सेप्ट आया, जो कि यही चीज़ों को फॉलो करता है। और बेसिकली इसका काम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट हो सके। इसमें 3 टर्म्स है। अच्छा, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का कॉन्सेप्ट दिया है हमारा 1950s में आया था प्रोफेसर W. एडवर्ड डेमिंग ने, ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है। उसके बाद TQM में 3 टर्म है, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल का मतलब सभी पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी टास्क है, जो भी मैनेजमेंट है उस वर्क में। क्वालिटी, सभी स्टूडेंट्स की जो भी टास्क हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है उसमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट को मीट किया जाए, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जब भी तो हम TQM का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब सभी ऑफिशियल्स अपने टास्क पे कमिटेड हो ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके, ठीक है। तो TQM में कुछ डेफिनेशंस है। TQM फिलॉसफी प्रोवाइड्स एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट दैट फॉस्टर्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। TQM के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बढ़ जाएगी, फोस्टर हो जाएगी, तेज़ी से चलेगी, ठीक है ना। TQM का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद कुछ फीचर्स है। अच्छा, 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड होता है TQM वर्क कैसे करता है। 3 चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि टोटल एजुकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ मीटिंग स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सेकंड, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट के साथ साथ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सके और सभी स्टेक होल्डर्स जो है उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो, ठीक है। कुछ फीचर्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। नंबर 1, स्टूडेंट सेंटर, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने की बात कर रहा है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। सेटिस्फैक्शन, चीज़ों को सेटिस्फाई, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी करते करते सेटिस्फैक्शन के साथ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाए। क्वालिटी मिले, क्वालिटी एश्योरेंस हो,
सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व है उन्हीं का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सेल्फ इवेल्युएशन का भी स्कोप होना चाहिए, लीडरशिप और टीम वर्क। ये सारे इसके फीचर्स है कि TQM इन चीज़ों को अपने साथ रखता हुआ चलता है और इसी से एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद TQM की नीड क्या है स्कूल में? देखो, एक तो इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी, क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, साथ में एजुकेशन जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, ये रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो पाएगी, सोसाइटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए चलता है। तो बेसिकली ये इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकर आएगा, सबको इक्वल और विद क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और जो भी फंडिंग होती है, रिसोर्सेज वगैरह है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगी और स्कूल की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगी और साथ ही में रिसर्च वर्क को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हमें अपर लेवल पे लेके जाना होता है तो हमें उसकी चीज़ें में रिसर्च करना होता है, रिसर्च करके प्लान करते हैं, फिर हम डू करते हैं, फिर हम चेक करके फिर एक्ट करते हैं, तो वो मैनेजमेंट चलता है। तो ये TQM के इम्पॉर्टेंट जो थी कि एक स्कूल में TQM की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स है TQM के, मेनली 4 एलिमेंट्स है जिस पे ये TQM वर्क करता है: फाउंडेशन, ब्रिक, बाइंडिंग मोटर और रूफ। अब ये होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बात करते हैं तो TQM के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है फाउंडेशन। इसमें हम चीज़ों में क्या करते हैं, जब भी हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एथिक्स को देखा जाएगा। एथिक्स होनी चाहिए, गुड्स और बैड की नॉलेज होनी चाहिए, इसी से जो है इम्प्रूवमेंट होगी, सभी बच्चों की इम्प्रूवमेंट होगी, जब ही तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट होगी। तो सबसे पहले एथिक्स को सिखाना पड़ेगा, एथिक्स होनी चाहिए। देन इंटीग्रिटी, कुछ वैल्यूज़ डेवलप करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटीज़ जैसी। उसके बाद ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने के लिए। तो फाउंडेशन में ये 3 पॉइंट आ जाएंगे आपके, इसमें आप लिख लो एथिक, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट। एथिक, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रिक। ब्रिक देखो, हम जैसे घर बनाते हैं ना, हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो हमने क्या क्या इकट्ठा किया? ऑनेस्टी इकट्ठी की, ट्रस्ट इकट्ठा किया, सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब हम उसको जोड़ेंगे ना, तो ब्रिक मतलब उसके थ्रू हमें उसको बनाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। तो ब्रिक में आ जाएगा सबसे पहले ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस चीज़ की, टीम वर्क और लीडरशिप। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप होता चला जाएगा। देन आ जाता है हमारा बाइंडिंग मोटर। अब इन सबको जोड़ेगा कौन? जैसे हम घर बनाते समय ईंट पे ईंट लगा तो रहे हैं, ईंट के ऊपर ईंट तो रख दी हमने, प्लान भी कर लिया, टीम वर्क भी कर लिया, सब काम तो कर रहे हैं, बट वो जुड़ के कैसे रहेगा? तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा बाइंडिंग मोटर, जोड़ने वाला, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके रखेगा, वो हो जाएगा हमारा बाइंडिंग मोटर, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को जोड़ के, तालमेल बिठा के इम्प्रूवमेंट पे लेके जाए। और फिर आ जाता है रूफ, छत खड़ी हो जाएगी, हमारी छत खड़ी होगी तो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्शन करेगी। तो रूफ मतलब रिकॉग्निशन, हम जितने भी लोग होंगे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उन चीज़ों को मोटिवेट करेंगे, उनको रीइंफोर्स करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी और उसका इंप्रूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये चीज़ों को इकट्ठा किया हमने, टीम वर्क, ट्रेनिंग और लीडरशिप के साथ उसको जोड़ा, उसके बाद कम्युनिकेशन से सब में कनेक्शन बनाया और रूफ मीन्स सभी को एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो इस तरह से हमारा TQM हेल्प करता है स्कूल को आगे इम्प्रूव करने में। हम TQM को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ेंगे। तो चैलेंजेस क्या आते हैं वाइल अप्लाइंग द TQM? सबसे पहला, न्यू फिलॉसफी को अडॉप्ट करना थोड़ा टफ होता है, तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है। बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, सारे स्टाफ को समझाना, दिखाना, बताना, ये सब क्या हो जाएगा? उन बैरियर्स को तोड़ने में टाइम लग सकता है। फिर हमें जो है लीडरशिप स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी है और चेंजेस लाते हैं तो उससे थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद इफेक्टिवली कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को प्रोग्राम वे में करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और टीम के साथ टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। और हमें सभी की एक्सेप्टेंस और खुद भी एक्सेप्टेड होना चाहिए सभी के थ्रू, जब ही तो हम ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे एक स्कूल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हमें थ्योरेटिकल एजुकेशन से प्रैक्टिकल एजुकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस को हमें फेस करते हुए TQM को स्कूल में अप्लाई करना होगा। उसके बाद TQM में स्टेप्स मैंने आपको बता दिया था, इसमें भी वही स्टेप चलेगा जो मैनेजमेंट में चलता है। सबसे पहले हम चीज़ों को प्लान करेंगे, जब हम चीज़ को प्लान कर लेंगे तो उसको करेंगे, डू करेंगे, देन उसको चेक करके और उस पर एक्ट करेंगे। तो ये चारों इसके प्रोसेस है जब भी हम एक TQM को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये साइकिल है पूरी, देख लो उसमें क्या क्या फेज़ में आता है। देखो, प्लानिंग में सबसे पहले क्या करेंगे? पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे,
देखेंगे क्या क्या पॉलिसीज़ है, किस तरह से काम होगा, और मेथड्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेंगे, वो सब आ जाएगा प्लानिंग फेज़ में। प्लान कर लिया हमने, उसके बाद डू फेज़ में आ जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई ये चीज़ें फॉलो करो, डू कर रहे हो। उसके बाद हम जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमने प्लान किया था उसके बाद जो हमने करना शुरू किया उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद उस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट एनालाइज हो गया, फिर जो है हम जो है अपना एक्ट करने के बाद हमने उस चीज़ों को मेज़र करा, सभी चीज़ों को, और देन हमने जो है जो भी गलत रिजल्ट थे, अनडिजायरेबल रिजल्ट थे, उनको हटा दिया और मेन रिजल्ट्स को फोकस किया, चेक करके उसको अप्लाई कर दिया, एक्ट कर दिया। अब वही चीज़ें अप्लाई होती रहेगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट पे जाती रहेगी। अब बात करेंगे मैनेजमेंट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल। देखो हमारा जो है 3 लेवल्स है। एक हमारा सेंट्रल लेवल जो पूरे हमारे देश को कंट्रोल करता है, पूरा देश जिसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर आ जाता है हमारी मैनेजमेंट एट लोकल लेवल कि हम जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, और एक आती है स्टेट लेवल जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर उसकी एजुकेशन की मैनेजमेंट होती है। तो इन सभी मैनेजमेंट को करते कैसे और एज अ मैनेजर या रोल क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो पहले बात करते हैं रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली किसी भी डिपार्टमेंट का? क्या है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो बेसिकली रोल एक एक्चुअली में इनका ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन को डेवलप करना, सभी में क्वालिटी एजुकेशन लाना, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ये इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके, बायसनेस ना हो, और ओवरऑल जो होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ जो है हमारा एक तरीके से कंट्री डेवलपमेंट हो, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, स्कूल डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो, स्टेट डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली इन चीज़ों पे ये वर्क करता है, ठीक है। अपनी हायर एजुकेशन को डेवलप करना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, रीजनल चीज़ें प्रोवाइड करना, वोकेशनल, साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करना हर चीज़ के लिए, नॉलेज को डेवलप करना, जनरेशन मतलब आगे आगे बढ़ना है तो नॉलेज जनरेशन करना, ठीक है। उसके बाद नई नई इनोवेशंस को लाना, इंट्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ें इसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है। अब रोल बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट का, ठीक है। सबसे पहले ये जो है टारगेट सेट करते हैं कि एक्चुअली में क्या गोल है, क्या टारगेट है, एक्चुअल में टारगेट गोल सेट कर देंगे, प्लान सेट कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जैसे कि कोठारी कमीशन आया था हमारा, यशपाल कमेटी के थ्रू आया था, ये सब चीज़ें आई थी जो इसमें सारे रिफॉर्म्स आते हैं कि एक्चुअली में क्या चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो रिफॉर्म्स का काम ही करते हैं। उसके बाद ये लिंक का काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, काफ़ी सारे कोलैबोरेट करके, जैसे यूनेस्को, WHO, ये सब मिल के जो है एक कोलैबोरेशन में वर्क करके एजुकेशन लेवल को आगे लेके जाने की कोशिश करने के रूप में सेंट्रल लेवल इस सब चीज़ों को देखता है। उसके बाद आ जाता है ये स्टेट लेवल को ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए होती है एजुकेशन के लिए, या फिर लोकल अथॉरिटीज़ को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होती है। 4 हो गए। उसके बाद जो है कंट्रोल करके रखते हैं चीज़ों को, कंट्रोल मैनेजमेंट पे इनका ध्यान होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम आगे चीज़ों को लेकर जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ई पाठशाला शुरू हुआ था हमारा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी शुरू हुए थे, तो ये पायलट प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं जिससे हेल्प मिलती है डेवलपमेंट में। उसके बाद ये कुछ स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं एजुकेशन के लिए, जैसे कि मिड डे मील्स वगैरह ले आए, तो ये सेंट्रल लेवल पे आता है, सब कुछ स्टेट लेवल पे नहीं आता, स्टेट लेवल की बात हम आगे करेंगे। उसके बाद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को सेट करते हैं, जैसे कि NCERT, SCERT, NCTE, लाइब्रेरीज, केंद्र विद्यालय, तो इनको सेटअप करने का काम भी किसका होता है? हमारा सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो सारा जो टास्क होता है, आपको पता है ना, हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, जैसे कि CM वगैरह या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो सिमिलरली जो हमारी यूटीज़ होती हैं उनको संभालता है हमारा पूरा सेंटर, तो सेंटर लेवल में भी ये काम करते हैं, तो यूटीज़ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है, यूटीज़ की मैनेजमेंट, उनकी एजुकेशन, उन सबको डेवलप, उस पर भी इनका जो रोल है ये गवर्नमेंट उनके लिए भी वर्क करती है। उसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह जो निकलती हैं उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड, मतलब अपने पूरे जो भी यूनिवर्सल लेवल पर लेकर जाना होता है वो भी हमारा सेंट्रल लेवल का काम होता है। उसके बाद जो हमारी डाइट्स वगैरह, जहाँ पे हमने ट्रेनिंग लिया, आप लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हो डाइट में, तो इसका भी काम कौन संभालता है? हमारा सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम करता है। उसके बाद अब स्कूल एजुकेशन को हम स्टेट लेवल पे कैसे मैनेज करेंगे, ये तो हमने कर लिया था सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे हमारे अलग अलग
लेवल्स हो जाते हैं। सबसे पहला आता है प्री प्राइमरी जो कि छोटी क्लासेस होती है, देन प्राइमरी 1st to 5th हो जाती है, देन अपर प्राइमरी 6 to 8th हो जाती है, देन सेकेंडरी 9 to 10th हो जाती है, और सीनियर सेकेंडरी 11 12th हो जाती है, और एलिमेंट्री क्लासेस होती है 1 to 8th, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस को संभालना, देखना, अपने अपने स्टेट लेवल पे स्टेट अपनी अपनी चीज़ों को लेकर आती है जिससे बच्चों को इम्प्रूवमेंट मिल सके, और सेंट्रल लेवल पूरे देश के लिए वो पूरी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, प्लान करती है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। देन आता है इसमें कुछ स्कूल्स के टाइप्स ऑफ स्कूल्स है। दिल्ली में जो स्कूल्स है जैसे कि दिल्ली स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल, जो दिल्ली के स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स है, जैसे कि इसमें आता है स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल, कोई स्टेट अपना खुद का चला रही है, सर्वोदय विद्यालय आ जाते हैं इसमें, 1st to 12th होते हैं ये भी, ठीक है। और जो स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल 6 to 12th होते हैं। उसके बाद प्रतिभा विकास वगैरह जो स्कूल्स होते हैं 6 to 12th होते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स हो जाते हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV, ठीक है ना। ये फिर आते हैं MCD के थ्रू जो स्कूल्स होते हैं जिसमें हम आगे जाके काम करेंगे, DOE में काम करेंगे, तो MCD के थ्रू कुछ स्कूल्स हो जाते हैं, और कुछ NDMC जो नॉर्थ दिल्ली के थ्रू जो होते हैं वो कुछ स्कूल्स हो जाते हैं। देन हमारे कुछ जो दिल्ली कैंटोनमेंट स्कूल्स है वो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जैसे कि MCD एडेड स्कूल, NDMC एडेड स्कूल, या DOE के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो स्कूल्स आते हैं वो हमारे टाइप्स ऑफ स्कूल में आ जाते हैं। भाई ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको टाइप्स ऑफ स्कूल पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल लेवल पे होता है, जवाहर नवोदय सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे MCD DOE के स्कूल्स हो जाते हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का मिशन क्या है, क्या काम क्या है, क्यों ये क्या किस चीज़ पे वर्क करते हैं, तो पहला लिटरेसी को, दिल्ली में लिटरेसी को इन्हांस करना, ठीक है ना। उसके बाद अवेयरनेस डेवलप करना कल्चर हेरिटेज के लिए। उसके बाद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, और साथ में बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न में कन्वर्ट करना, बनाना, कि बच्चा जो है सीख सीख के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके। तो ये एक्चुअली में मिशन होता है इन स्कूलों का, इस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूलों का ये मिशन है कि हम अपने बच्चों को इस लेवल तक लेकर जाए। उसके बाद कैसी कैसी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस, उर्दू पंजाबी संस्कृत किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज़। अब NEP 2020 आ गया तो उसमें काफ़ी सारे वोकेशनल शुरू से ही आपको मिलते हैं, स्ट्रीम्स हट के आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट मिलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए भी बोला गया है, साथ में योगा के लिए भी प्रोविज़न है इन स्कूलों में, योगा की फैसिलिटीज़, योगा की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये सारी चीज़ें हमें सेंट्रल लेवल पे काम करने देखने को मिलती है, और ये अलग अलग स्कूलों में मिलती है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ये करिकुलम को सेट करती है, अपनी चीज़ों को, अपने जो भी स्कूल वगैरह है अपने जो भी स्टेट में है तो उसको सुपरवाइज़ करती है, कंट्रोल करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, साथ में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, टीचर्स को सेलेक्ट करती है, लिंक का काम करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंक की तरह काम करे, जोड़ के रखे। इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। स्टेट अवार्ड्स टीचर्स को प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है ये। स्कॉलरशिप देती है अपने मेट्रिकुलर स्टूडेंट्स को, साथ में जो भी कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने का भी काम क्या होता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और बाकी अदर सर्विसेज पे भी ये फोकस करती है। तो ये सारी चीज़ों के हमारे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब जो है ये दोनों आपके रोल आ सकते हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अब जो लोकल लेवल है उस पर कैसे मैनेजमेंट होगी, तो लोकल लेवल पे हमारा MCD काम करती है, DCB होती है, 3 लेवल पे हमने बांट दिया है। DCB मतलब दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, नेक्स्ट MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, देन एक आ जाता है NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म में 1 मार्क में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि MCD की फुल फॉर्म म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, NDMC न्यू दिल्ली, DCB दिल्ली कैंटोनमेंट, ठीक है ना। तो MCD स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 स्मॉलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, एक नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद जो MCD का सेटअप कैसे होता है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का कमिश्नर, कमिश्नर से नीचे एडिशनल कमिश्नर, उसके नीचे
डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, देन हमारा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल। ये जो है लेवल होते हैं, इस लेवल से नीचे नीचे अथॉरिटीज़ शिफ्ट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है ना। देन हमारा आ जाता है, उसके बाद एक और लेवल था न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सभी बच्चों को 6 से 11 की उम्र में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और नर्सरी स्कूल्स वगैरह, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इसके अंडर आते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टअप कैसे होता है, सबसे पहले चेयरपर्सन होता है, उसके बाद सेक्रेटरी, फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, फिर जॉइंट डायरेक्टर। ये सारी पिक्चर्स मैं आपको भेज दूँगी, एक बार इसका पढ़ लेना कि कैसे अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है और कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप है। देन आता है दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, 1914 से मतलब जो ये इस्टेब्लिश हो गया था और इसमें डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं या सब कुछ होता है उससे रिलेटेड ये स्कूल ओपन किए गए हैं। इसमें भी हम बच्चों को एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है बच्चा जो है अच्छे से अपने आप में डेवलपमेंट ले सके। और कुछ कंटेनमेंट बोर्ड के स्कूल्स के नेम है, जैसे कंटेनमेंट बोर्ड स्कूल सदर बाज़ार, ओल्ड नागल, फिर देन आ जाता है हमारा कंटेनमेंट बोर्ड मेहराम नगर, कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल उरी एनक्लेव और उसके बाद सिल्वर ऑक मॉडल स्कूल। ये सारे जो है हमारे कैंटोनमेंट के स्कूल आ जाते हैं, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता है, जैसे सबसे पहले हमारे डिफेंस, फिर डायरेक्टर जनरल डिफेंस, फिर प्रिंसिपल, देन सीईओ, देन हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ये मैं आपको चार्ट भेज दूंगी, इतने अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर इसमें आ जाता है तो आप एक सेटअप बना के दिखा सकते हैं। एमसीडी का क्वेश्चन आ गया, एमसीडी में कैसे काम होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले ये आते, तो एक बार रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। ये पिक्चर्स दे दूंगी, उससे पढ़ लेना। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ का एजुकेशन में क्या काम होता है, सबसे पहले स्कूल की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को संभालना, मेंटेनेंस को देखना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को देखना, टीचर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या है, ये सब को देखना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वर्क चल रहा है या नहीं ये देखना, मिड डे मील प्रोवाइड करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होना, फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना, टीचर्स के लिए अवार्ड को देखना, रिकॉर्ड करना हर चीज़ को, ठीक है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को देना, आईसीटी यूज़ हो रहा है या नहीं इस चीज़ों को चेक करना, न्यू स्कूल्स को ओपन करना, आरटीई एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। और साथ में कोऑपरेशन के साथ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये चीज़ों में वर्क करना उनके साथ में, ठीक है। ये और फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम के चीज़ों पे सेटअप करना, देखना, संभालना, ये सारे काम हो जाते हैं हमारे लोकल लेवल पे। स्टेट भी पढ़ लिया था हमने, फिर लोकल पढ़ा, ठीक है। ये तीनों लेवल्स पे हमारी जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ वर्क करती रहती है। ये पूरा चैप्टर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएंगे येस आई एम वॉचिंग। इससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी का लास्ट टॉपिक है ये कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, इन सब का क्या रोल होता है हमारे एजुकेशन में, ठीक है ना। सबसे पहले हम फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कर लेते हैं एसईईआरटी की। भाई इसमें दोनों में डिफरेंस सिंपल है, ये स्टेट लेवल पे काम करता है और ये नेशनल लेवल पे काम करता है। तो एसईईआरटी जो है हमें हमारी जितनी भी रिसर्च वर्क है उनको असिस्ट करता है। प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग जो है एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे हमें ऑर्गेनाइज करके देता है, ऑर्गेनाइज करता है एक्सटेंशन सर्विसेज को, साथ ही में करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करता है और मटेरियल डेवलप करता है, साथ में हमें जो है सेलेक्ट करता है, टेक्निक्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, साथ में जो है ये हमें एजुकेशन इक्वालिटी की एजुकेशन सजेस्ट करता है और हमें काफ़ी सारे आइडियाज़, सब चीज़ें, डाइट वगैरह का वर्क, टीचर की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों में एसईआरटी का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें DURC का क्या काम होता है, तो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प करता है, स्कूल्स की एकेडमिक इम्प्रूवमेंट हो सके, साथ में प्लानिंग करता है SSA इंटरवेंशंस, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर ये वर्क करता है। देन सुपरविजन और मॉनिटरिंग करता है हमारे सारी चीज़ों को। अगर हम बात करें सीमेट, SIEMAT, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फुल फॉर्म इसकी नोट कर लो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये, साथ में स्टैटिस्टिक और चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करते हैं और रिसर्च और इवैल्यूएशन वर्क करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम ये संभालते हैं और अदर वर्क्स जैसे कि प्रोफेशनल रिसोर्सेज वगैरह, सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा आ जाता है डाइट, जो कि हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो डाइट क्या प्रोवाइड करती है, ऑल द टीचर ट्रेनिंग, उन्हें टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है।
एकेडमिक रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्प करती है, साथ में एक्शन, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन में हेल्प करती है। तो ये सारे, अब देखो इसमें एकेडमिक में क्या क्या काम करती है। डाइट हमारे करिकुलम को डेवलपमेंट में हेल्प करती है, सर्विसेज वगैरह में हेल्प करती है, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाती है, हमारे रिसोर्सेज को इम्प्रूव करवाती है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे हेड मास्टर्स, टीचर्स सभी की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करती है। हम भी अभी पढ़ के आए तो हमें ट्रेन किया गया है कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अलग अलग, अगर हम बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, डीपीएससी कर रहे हैं, तो हमें पता होगा कि हमें नर्सरी के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें 1st to 5th के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी है, लेक्चर मेथड यूज़ करना है, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यूज़ करना है, तो क्या यूज़ क्या करना है, वो सब हमें डाइट के थ्रू ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट एनसीईआरटी का रोल। एनसीईआरटी का रोल ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्या करती है, सारी रिसर्च वाली चीज़ों को प्रमोट करती है, असिस्ट करती है। प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग को ये जो है ऑर्गेनाइज करवाती है, जो भी चीज़ें हैं उनको लिंक करवाती है, और साथ में टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी, टेक्स्ट बुक हो गई, सप्लीमेंट्री मटेरियल हो गया, उसको प्रिपेयर करने का काम भी हमारा एनसीईआरटी का होता है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस होती है आइडियाज़ के लिए, इसके थ्रू हमें बहुत सारे आइडियाज़ इंफॉर्मेशन मिल पाते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह ये काम करती है, एक्ट करती है। साथ में जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले MHRD था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब हो गया है। ठीक है, तो उसके फंक्शंस को ये देखती है, संभालती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करती है और उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को भी लेकर आती है, अवार्ड्स लेकर आती है। तो ये सारे काम हमारे एनसीईआरटी के हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है हमारा रह जाता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ठीक है, तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का क्या क्या काम है। सबसे पहले तो ये एकेडमिक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। ये अंडरटेक करते हैं, क्या काम करते हैं, ये रेगुलर स्कूल विजिट जाते हैं और एकेडमिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं टीचर को। साथ में परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ये सेटअप करते हैं कि जिससे पता चले कि किस तरह से काम चल रहा है, और मीटिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं उस मीटिंग में डिस्कस हो सके। और SMCs की मीटिंग, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स है, उनको भी हेल्ड करने का काम इन्हीं का होता है, और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ये स्टार्ट करवाते हैं। और अगर हम BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की बात करें तो इनके कुछ काम आते हैं। ये डाटाबेस को अपडेट करने का काम करते हैं, स्कूल विजिट करते हैं प्रॉपरली, इन सर्विस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंसल्ट करके वो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में ये जो है हमारे एकेडमिक रिसोर्सेज जैसे कि ICT, साइंस, उनका पूरा देखते हैं, उन चीज़ों को सेटअप करते हैं। तो ये सारी इनके जो है थोड़े थोड़े रोल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। मैं आपको ये पूरी PDF इस वाले चैप्टर की प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप एक बार उसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा देखने में तो बड़ा है, बट आप पॉइंट पढ़ लेना। सारी चीज़ें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो जस्ट लिमिटेड चीज़ें हैं। 7-8 पॉइंट सबके पढ़ लेना, जिससे 5-6 पॉइंट आपको एग्जाम में याद भी रह जाए और आप रोल्स को एक्सप्लेन कर सकें। हो जाती है हमारी पूरी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। बाकी प्लेलिस्ट जो मिल जाएगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको समझ आया होगा। तो जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहेगी। सभी सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।